गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम बायो ज्योग्राफी के पेपर में बात कर रहे थे डेजर्ट इकोसिस्टम की। हमने अपने सिलेबस का फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लिया है। थर्ड यूनिट भी हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर हो गया है। अब ऑलमोस्ट हम इसको ख़त्म करने पे आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम की, और ये बात हम करेंगे राजस्थान के रेफरेंस में। पर हमें कुछ बातें समझने की है कि क्या आशय है डेजर्ट इकोसिस्टम से। डेजर्ट का नाम आते ही हमारे मन में क्या आता है कि कोई बहुत रेतीला इलाका है जहाँ पे कटीली वनस्पति है, वर्षा की मात्रा बहुत कम है, वाष्पीकरण की मात्रा अधिक है, वातावरण में नमी नहीं है, मिट्टी की हवा के साथ मिट्टी उड़ रही है। इस तरह की सिचुएशंस इसके नाम लेते ही हमारे दिमाग में आती है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग स्थल मंडल का 29% पार्ट जो है वो इसी प्रकार की परिस्थितियों वाला पार्ट है, यानी वो पार्ट है जिस पे विश्व के मरुस्थल या ड्राई इकोसिस्टम वाले एरियाज फैले हुए हैं। जब हम इस ड्राई इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ड्राई रीजन्स हैं ये दोनों तरह के हैं, ठंडे भी हैं और गर्म भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि जितना भी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पाए जाते हैं वो सारे इस प्रकार के हैं जहाँ तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। इसलिए उन क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं हम उन्हें उष्ण मरुस्थल के नाम से भी पुकारते हैं। परंतु हायर लैटिट्यूड्स में भी शुष्क सिचुएशंस पाई जाती हैं, तो वो कोल्ड डेजर्ट्स के नाम से हमारे सामने आते हैं। आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मोटे तौर पे देखें अगर हम, तो आप ये देखिए, अगर मानचित्र पे नज़र डालेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जितना भी अपने टोटल वर्ल्ड के जितने भी मरुस्थल हैं उसमें से 70% ड्राई रीजन्स जो हैं वो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 70% डेजर्ट्स इन्हीं दो जगह पे पाए जाते हैं। और इसमें अगर हम इसके कारणों की बात करें, वो कारणों की डिटेल में हम बाद में करेंगे, पर कारण इसमें दोनों प्रकार के ही काम करते हैं। एक तरफ प्राकृतिक कारक भी काम करते हैं, दूसरा कई बार मानव के हस्तक्षेप के कारण भी कोई भी क्षेत्र जो है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो भी, उस पर भी उसका नेगेटिव असर पड़ता है। फिलहाल अगर हम डेजर्ट शब्द की बात करें, मरुस्थलीय शब्द की बात करें, तो ये अरबी भाषा का शब्द है और इसको सरवरा शब्द, जो वहाँ की अरबी भाषा का शब्द होता है सरवरा, उसका ये एक ट्रांसलेशन है जिसको हम मरुस्थल कहते हैं। और सहारा डेजर्ट का नाम इसी पर आधारित है। तो आप ये देखिए कि पृथ्वी पर जो इतनी बड़ी मात्रा में मरुस्थल फैले हुए हैं उसको मृत भूभाग की संज्ञा भी दी गई है। मृत भूभाग की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि उस पर एक्टिविटीज़ बहुत कम है, वहाँ पर जीवों और वनस्पतियों की संख्या बहुत कम अथवा नगण्य है। दोनों तरह की सिचुएशंस है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि वहाँ 100% वनस्पति है ही नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु वो डिफरेंट तरह की है। उसमें लाइफ कम है क्योंकि हरे रंग की मात्रा उसमें हमें कम दिखती है, पत्तियाँ कम दिखती हैं, हमें उसमें कांटे और झाड़ियाँ ही ज़्यादा दिखती हैं। वैसे मरुस्थलीयकरण की जब हम बात करते हैं तो मरुस्थलीयकरण एक प्रक्रिया के तहत ये पूरी चीज़ें होती है। ये मरुस्थलीयकरण जो है इसमें निरंतर बदलाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि राजस्थान की सिचुएशन के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया था, तो उसमें ये था कि क्या वास्तव में राजस्थान में मरुस्थलीयकरण हो रहा है या यहाँ पर बालू के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि बड़ी मात्रा में जो वृक्षों को काटा गया तो वो जो डेजर्ट के एरिया से जो बालू हवा के साथ आती थी उसके लिए एक तरह से रास्ता खुल गया और वो पूर्व की तरफ भी उसने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। तो और अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो एक रेफरेंस मैं आपको दूंगी। जब 1977 में नैरोबी में एक
कॉन्फ्रेंस हुई थी डेजर्टिफिकेशन के ऊपर। उस डेजर्टिफिकेशन के ऊपर जब उन्होंने बात की थी तो उन्होंने अपनी तरफ से एक परिभाषा इसकी दी थी। उस परिभाषा में उन्होंने कहा था, आप इसको इसी लैंग्वेज में लिख लीजिए क्योंकि एक परिभाषा है, कि मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया में भूमि की जैविक क्षमता का तो ह्रास होता है या कमी हो जाती है, जिससे मरुस्थल की समान दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और विपरीत और अनिश्चित जलवायु से उक्त पारिस्थितिकीय तंत्र का व्यापक पैमाने में विनाश हो जाता है। तो इस परिभाषा से हमें समझ आ जाता है कि डेजर्टिफिकेशन क्या है, मरुस्थलीयकरण क्या है, या डेजर्ट इकोसिस्टम क्या है, कि वहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो जाती है कि उस क्षेत्र में की जैविक क्षमता का ह्रास हो जाता है। जैविक क्षमता का ह्रास होने का क्या रिजल्ट रहता है कि उसमें जैविक तत्वों को कैरी करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और इस तरह से कोई भी क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। तो इसको हम कई तरह से देखते हैं। सभी स्थानों पर एक ही समान की परिस्थितियां नहीं होती हैं। कुछ शुष्क मरुस्थल हैं, कुछ अर्ध शुष्क मरुस्थल हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल वे में गुजरने वाला एरिया है, मतलब उसमें धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो होने लगती है। इसी तरह फिर जब 1992 में रियो डी जेनेरो में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उसमें इसके बारे में कहा गया कि मरुस्थलीयकरण एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है जो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों के जलवायु में परिवर्तन करता है और उस जलवायु में परिवर्तन होने का एक मेन कारण जो होता है वो मानव होता है। हालांकि यहाँ पर हम प्रकृति के एक्टिविटीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मानव के हस्तक्षेप के कारण ही हम प्राकृतिक जो सेटलमेंट है वहाँ का, उस सेटलमेंट को डिस्टर्ब करते हैं और उसका क्या रिजल्ट रहता है कि वो क्षेत्र जो कभी हरा भरा था, धीरे धीरे उसकी सिचुएशन में कोई परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु कई हज़ार सालों में जाकर कोई भी क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से तब्दील हो सकता है। तो मरुस्थलीयकरण के जो कारक हैं उसमें जैसे हमने कहा कि भी ओवर ग्रेजिंग हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा पशुओं द्वारा चराई हो रही है, बहुत ज़्यादा वनों को काटा जा रहा है, माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे क्या हो रहा है कि जो मिट्टी है वो ज़मीन से ढीली हो गई है और वो हवा के साथ बहने लग जाती है। ज़मीन की जो सतह है, भूमि की जो सतह है, उस पर मिट्टी की लेयर बहुत पतली होने की वजह से फिर क्या होता है कि उस पर पेड़ नहीं लगते, उस पर प्लांट्स नहीं लगते और जल प्रबंधन जो है उसकी ख़राब होने से मतलब टोटल इस प्रकार की सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पर हरे भरा वनस्पति के उगने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही नगण्य हो जाती है। मैंने आपको एक बार पहले भी एक राजस्थान का एग्जाम्पल बताया था। 1977 या 78 के आसपास की बात है कि गवर्नमेंट एक इस प्रकार का प्रोजेक्ट लाई थी कि अरावली पर्वत पर जो बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो गई थी, वृक्षों की संख्या बहुत कम हो गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन करने के लिए एक नई प्रकार की बात की थी। उन्होंने उसमें क्या किया था कि हेलीकॉप्टर के द्वारा इन क्षेत्रों में बीज गिराए गए थे। वर्षा के मौसम में हेलीकॉप्टर से बीज गिराए गए थे। उसका क्या उनका मतलब था कि ये बीज गिरेंगे, अगर इसमें से 20-25% बीज भी वृक्ष के रूप में तब्दील हो जाते हैं तो एक अच्छी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। परंतु वहाँ पर वास्तव में ये ऐसा नहीं हो पाया। उसका क्या कारण था कि ज़मीन के ऊपर मिट्टी की लेयर बहुत पतली हो गई थी और ज़्यादातर स्थानों पर चट्टानें ऊपर आ गई थी। जब वो बीज चट्टानों पे गिरे वहीं सूखकर वो बीज ख़त्म हो गए। बहुत कम बीजों को वहाँ पर उपयुक्त परिस्थितियाँ मिली और जिनको उपयुक्त परिस्थितियाँ मिली वो वृक्षों में भी तब्दील हुए, परंतु वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहा वो प्रोजेक्ट। क्यों? कारण क्या था कि मिट्टी की अनुपस्थिति ने वहाँ पर उन बीजों के लिए किसी भी संभावना को ख़त्म कर दिया था। अभी पिछले 2 साल से हमने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में सुना और वो आइडिया भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने
सीड बॉल्स बनाए। सीड बॉल्स बनाने में उन्होंने क्या किया कि जो चिकनी मिट्टी के गोले बनाए और उन गोलों के बीच में बीज को रखा गया और फिर उन सीड बॉल्स को डाला गया। तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट था कि वो जो बीज है वो उसका अंकुरण उस सीड बॉल में ही हो जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी की बॉल है और उस सीड बॉल में ही हो जाएगा और वो इस पोजीशन तक उस सीड बॉल में उगलेगा कि वो ज़मीन को पकड़ने की उसमें क्षमता आ जाएगी। तो ऐसे में पौधों के सरवाइव करने की जो चांसेस होते हैं वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमें आने वाले समय में अब इसके परिणाम देखने को मिलेंगे कि वास्तव में क्या इस प्रकार की जो प्लान था वो प्लान उनका सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, पर ये भी एक अच्छा प्रयास था। तो आप ये देखिए कि जितना भी मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया स्लो ज़रूर होती है, परंतु ये एक बार शुरू हो जाए तो हम इसको रोक नहीं सकते। इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम एक अच्छे भले हमारे हरा जो पर्यावरण है जहाँ पर जिसकी जैविक क्षमता अधिक है, हम अपनी नेगेटिव गतिविधियों के द्वारा, हम अपनी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के द्वारा उसको ख़त्म कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि एक बार ख़त्म होने के बाद उसको वापस एक अच्छे स्वरूप में लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो हमें इन सभी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। हम अलवर में रहते हैं, एक अलवर का एग्जाम्पल आपको बताऊं। अलवर के आसपास के क्षेत्र में माइनिंग इतनी ज़्यादा होती है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए खनन इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। उसका यहाँ के पर्यावरण पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा। बहुत अधिक वृक्षों की कटाई की वजह से अरावली पर्वत की ये जो ये क्षेत्र है, इस पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको हरियाली की मात्रा कम दिखाई देगी, चट्टानी धरातल आपको ज़्यादा दिखाई देगा और उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि यहाँ पर गर्मी की तीव्रता जो है वो बहुत अधिक हो जाती है। राजस्थान के और क्षेत्रों में देखेंगे तो लू दिन में चलती है परंतु जहाँ पे भी चट्टानी धरातल ऊपर आ गया है वो दिन में धूप में तेज़ तपता है और रात को भी तापमान को गर्म बनाए रखता है। तो अलवर जैसी जगह में रात को भी लू की स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत ख़राब सिचुएशन हमारे सामने है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि डेजर्ट का जो विस्तार है वो इस क्षेत्र तक हो जाए, इस क्षेत्र की जो जैविक क्षमता है वो इफ़ेक्ट हो और जैविक क्षमता इफ़ेक्ट होने की वजह से यहाँ का पर्यावरण अपने आप ही डेजर्टिफिकेशन की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक समस्या की बात है। तो हमें इस प्रकार की स्थितियों से बचना होगा। हमें डेजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को रोकना होगा ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो अच्छी मात्रा में नहीं रहे। यहाँ पर हम एक यूकलिप्टस के वृक्ष की भी बात करेंगे जिसे हम सफ़ेदे का पेड़ भी कहते हैं। ये पेड़ एक्चुअली उन स्थानों के लिए होता है जहाँ पर दलदली स्थिति होती है, नदी के किनारे होते हैं, बांध का क्षेत्र होता है, वहाँ इस पेड़ को लगाया जाना ठीक है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन में नमी की कमी नहीं होती है। कमर्शियल रूप से देखा जाए तो इस वृक्ष के बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में, दिया सुलाई उद्योग में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये अच्छी मात्रा में इससे हमें धन की राशि मिलती है, परंतु इसको हमने उन एरियाज़ में लगा दिया जहाँ पे ज़मीन में ऑलरेडी नमी की कमी थी, मतलब ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमी नहीं थी और ये पेड़ ने ज़मीन की नमी को और अधिक मात्रा में खींच लिया। तो जो क्षेत्र में पानी का जो जल स्तर था इन क्षेत्रों में और भी नीचे चला गया। तो एक ये हमारे लिए और भी बहुत ही खतरनाक बात हो गई। अलवर की ही अगर हम बात करें तो अलवर भी डार्क जोन में है। यहाँ पे जो ज़मीन के अंदर का जल है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई तक पहुँच गया है और इतनी गहराई से जल निकालना किसी भी सूरत में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब आने वाली पीढ़ियां हमें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगी। और अगर हम अलवर की जल की समस्या की बात करें तो अब हमें लोकल साधनों पे जो हमारा डिपेंडेंस है इसको छोड़ के हमें बाहर से कहीं से पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कई साल पहले गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था जिसमें चंबल नदी के पानी को अलवर तक लाना था, परंतु शायद पॉलिटिकल विल की कमी है या सरकारी कामकाज में कुछ कमी है कि वो काम आज तक
आई डोंट नो शुरू भी हो पाया या नहीं हो पाया। तो अगर हम लोकल साधनों पे डिपेंड रहेंगे, ऐसे ही भूगर्भिक जल का हम प्रयोग करते रहेंगे, तो ये क्षेत्र जो है ये बिल्कुल एक नेगेटिव स्थिति में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पॉपुलेशन का अच्छा खासा जमाव है, हमें जल तो देना ही पड़ेगा, लोगों की एक बेसिक ज़रूरत है और हमें जल तो देना ही है। तो उसके लिए हम यही बात करते हैं कि अब हमें बाहर से ही पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें पॉलिटिकली इस तरह की बात करनी पड़ेगी, इस तरह की बात के लिए लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा कि यहाँ पर हम भूगर्भिक जल को निकालना कम करें, जो भी वर्षा हो रही है उसके जल को संकलित करें और बाहर से जहाँ से जल की उपलब्धता हो सके, जैसे हम चंबल नदी की बात कर रहे हैं, उस तरह से हम उस जल को यहाँ पर लेके आएँ। अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं है जब डेज़र्ट का मतलब डेज़र्ट की थपकी हम तक पड़ जाए, तो हमें उसको रोकने के लिए हमें ये सारे उपाय करने पड़ेंगे। कल की क्लास में हम उन कारणों की चर्चा करेंगे कि ये जो डेज़र्टिफिकेशन है ये क्यों होता है। थैंक यू।